गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। रिसोर्सेज सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले वो रिसोर्स बनते कब हैं? वो हमें जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे हम कच्चे रूप में प्रकृति से प्राप्त करते हैं। यानी कि जैसे सोना है, पेट्रोलियम है, ये सभी हमें कच्चे फॉर्म में मिलता है। मतलब इसमें मिलावट होती है, कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं, उनसे इसको प्योर करके निकालना होता है। तो वो एक पूरी प्रोसेस होती है, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यानी कि जो चीज़ें हमें मिली हैं प्रकृति से, उनका इस्तेमाल हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं, और क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, उस चीज़ को सही फॉर्म में निकाल पाएँ। सबसे पहले तो हमारे पास ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या समाज जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? अब सपोज़ करो सोना बहुत सारा निकाल लेते हैं, लेकिन क्या वो जो समाज है वो उसको खरीदेगा ही? ज़रूरी तो नहीं है। जब तक हम इसके बारे में श्योर ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद जो उसका इकोनॉमिकल फिजिएबल होना चाहिए। यानी कि जितनी लागत हमारी उसे निकालने में, उसको प्योर फॉर्म में लाने में लगी है, उतनी लागत हमें वापस मिल जानी चाहिए। इसके लिए क्या समाज जब तक उसको खरीदेगा नहीं व्यक्ति, तो तब तक हमारे पैसे रिटर्न कैसे होंगे? कम से कम जितना लगाया है उतना तो हमें वापस मिलना चाहिए। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन यानी कि कितने हिस्सों में ये बटा हुआ है। सबसे पहले रिसोर्सेज जो हैं 4 तरह से बटी हुई हैं: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले जो आती है आपकी, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि किस रूप में वो हमें मिलती है। ये 2 तरह से होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होती हैं? जिनमें जान होती है वो सभी चीज़ें बायोटिक होती हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, चाहे वो हरियाली हो। जो हरा होता है वो जीवित होता है, और जो सूखा हुआ होता है वो मृत माना जाता है। तो जिसके अंदर जीवन पाया जाता है वो सभी चीज़ें क्या हैं? बायोटिक हैं। और जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता वो क्या हैं? अबायोटिक चीज़ें हैं। जैसे कि बायोटिक चीज़ों में हम जितनी भी हमारे फ्लोरा एंड फाउना हैं, फिशरीज़ हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। अबायोटिक चीज़ों में जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं या मेटल्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारे अबायोटिक चीज़ों में आते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कितना उपलब्ध है या कितना बचा हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें 2 तरह से होती हैं, एक होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं? हम उनका कितना भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो कुछ समय बाद, थोड़ा कम समय लेते हुए, वो दोबारा से हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि पानी है, हम कितना भी इस्तेमाल करें, लेकिन बारिश के रूप में वो हमारे पास वापस आता है। जब वो यहाँ से बहकर जाता है नदियों में, नालों में, तालाबों में या सागर में जाकर मिलता है। लेकिन सूरज की गर्मी से जो भाप बनती है और वो उड़ के फिर बादल बन के जब बारिश वापस आती है, तो वो पानी हमें प्रकृति से वापस मिल जाता है। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो अपने आप को दोबारा बना लेती है। कुछ चीज़ें होती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है। इन चीज़ों को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्या ये अगर अभी हम इसको ख़त्म कर देंगे तो क्या अभी हम इसको दोबारा प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हुई तो ये प्रकृति से हमें दोबारा नहीं मिलेंगी। ये इनको बनने में ही इतना समय लगता है, हम आर्टिफिशियली इनको नहीं बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अगर हम देखें तो इसके लिए हम 4 तरह से देखते हैं। एक होती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, एक होती है कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज, तीसरी होती है नेशनल रिसोर्सेज, और चौथी होती हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो हमारी खुद की संपत्ति है, यानी कि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति होती है, चाहे वो हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जो हमारी है, वो हमारी इच्छा है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर आती है आपकी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, यानी कि जिसके ऊपर समाज का अधिकार है, चाहे वो पार्क हों, चाहे वो मैरिज हॉल्स हों, वहाँ पर पैसे देके कोई भी काम करा सकता है, कोई भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज। इनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख सकते हैं, आप सामुदायिक विवाह गृह देख सकते हैं। इन सभी में क्या है? कोई भी व्यक्ति जाकर
अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जाकर उसमें इलाज करा सकता है। तो ये क्या है, ये सामुदायिक सुविधाएं हैं, यानी कि ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं। उसके बाद आती हैं नेशनल रिसोर्सेज। वैसे तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से नेशन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सरकार का उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अधिकार होता है। तो जितनी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं वो ऑटोमेटिकली ही नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होंगी। उसके बाद आती है आपकी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती है, एक इकोनॉमिकल जोन होता है किसी भी देश का। सपोज़ करिए जैसे कि हमारा देश है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसमें जो हमारी बाउंड्री लाइन है उससे 200 किलोमीटर का जो दायरा होगा, उस 200 किलोमीटर के दायरे को भी हमारा इकोनॉमिकल जोन माना जाएगा, यानी कि वो भारत का ही हिस्सा माने जाएंगे। इसी वजह से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों हमारे ही देश के हिस्से माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिकल जोन में आते हैं। तो इसका जो 200 किलोमीटर का दायरा है, ये नॉटिकल फॉर्म्स में किसी में देखा जाता है, लेकिन 200 किलोमीटर का जो दायरा है उसको क्या है, उसके ऊपर हमारा अधिकार है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर, उस 200 किलोमीटर दायरे के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी समुद्र के अंदर, वो सब ऑटोमेटिकली इंडिया की होंगी। किसी भी देश के समुद्र क्षेत्र से 200 किलोमीटर के अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो केवल उसी देश की होती हैं जिसका उस एरिया पर अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद आती हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, ये जब हम 200 किलोमीटर दायरे से बाहर पहुंचते हैं, जैसे ही हम अपने एरिया से 200 किलोमीटर दायरा से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद की जितनी चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाती हैं। इनके ऊपर किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, जिसको मिल जाए वो इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से डिवाइड होती हैं ऑनरशिप के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब अगर हम डेवलपमेंट क्या उस पर देखें तो ये भी 4 तरह से होती हैं: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स और रिजर्व्स। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, जिस चीज़ों के बारे में हमें जानकारी है, कुछ हद तक हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि सोलर एनर्जी। क्या हर घर में सोलर सिस्टम है? नहीं है। क्या देश में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है उन सभी में सोलर सिस्टम है? नहीं है। जब तक हम जो प्रकृति हमें दे रही है सोलर एनर्जी, हमें प्रकृति से फ्री में मिलेगी, लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक वो पोटेंशियल में होगी, यानी कि हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम उसका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती हैं आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं, जिनके बारे में हम जानते भी हैं, उनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। उसके बाद आपका आता है स्टॉक। स्टॉक क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम उसका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब बांध बनाए जाते हैं, क्या उन सभी बांध का पानी केवल बिजली बनाने में इस्तेमाल हो जाता है? वो तो उसकी पावर से जनरेट हो जाता है, लेकिन उस पानी का हम क्या करें? क्या हम उस पानी से भी कोई और रिसोर्सेज बना सकते हैं? क्या उसका इस्तेमाल हम कहीं और भी कर सकते हैं? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं प्रकृति में जो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका हम पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं जानते। जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना भी नहीं जानते। तो क्या है, स्टॉक है। उसके बाद आता है आपका रिज़र्व। रिज़र्व क्या होता है, रिज़र्व वो चीज़ें होती हैं जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, यानी कि हमें पता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल हम खाने में कर सकते हैं, पीने में कर सकते हैं, या इस चीज़ का इस्तेमाल हम घर बनाने में कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें आवश्यकता नहीं है हम उसको भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि आगे ये हमारे जो जनरेशन आएगी उनके काम आएगा। जैसे कि जंगल का कुछ एरिया सरकार ने रिज़र्व कर दिया है कि वो जानवरों के रहने का, क्योंकि इससे क्या होता है, इकोलॉजिकली बैलेंस बना रहता है। तो लेकिन उसमें जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो सरकार की जानकारी में होती हैं, सभी देशों की अपने देश के बारे में सबको जानकारी होती है, और लेकिन उसमें उपलब्ध चीज़ों के बारे में भी होती है, लेकिन उनको रिज़र्व में छोड़ दिया गया है क्योंकि उनको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि पूरी के ऊपर अगर हम दोहन कर लेंगे तो क्या हम भविष्य के लिए कुछ बचा पाएंगे? नहीं। जैसे कि
सिंपली देखिए, आपके पास कोई एक इनकम आती है, उस इनकम को आप क्या एकदम से खर्च कर देंगे? नहीं ना, उसको धीरे धीरे हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए कोशिश करते हैं कि हम पैसा बचा भी लें ताकि हमारे भविष्य में काम आ सके। तो ये होता है रिज़र्व, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट रिसोर्सेज। डेवलपमेंट रिसोर्स क्या है? ये प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, हमें बहुत सारी मात्रा में दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इसके लिए उसने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। प्रकृति हमसे पैसा लेती है? नहीं लेती है। तो उसने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन हमारी नीड नहीं कहेंगे, हम ग्रीड कहेंगे। हमारा लालच इतना बड़ा है कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल किए जा रहे हैं बिना ये सोचें कि भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों का लालच सभी लोगों पर भारी पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अमीर और गरीब की खाई और गहरी हुई है। जिसके पास पैसा है वो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहा है और भविष्य के लिए जो बचेगा उसको ख़त्म करता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है कि अगर प्रकृति ने हमें किसी चीज़ को मुफ्त में दे दिया है तो हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। जो इनडिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो इस तरह से ये भेदभाव किया जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? इकोलॉजिकली जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ रहा है। हमें नहीं पता हमें कितनी मात्रा में कहाँ से क्या लेना है और हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा दोहन किए जा रहे हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। आप नदियों में ही देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा दोहन होगा तो क्या होगा? गहरी हो जाएंगी नदियाँ। गहरी हो जाएंगी तो क्या मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो पानी बाहर की तरफ आता है वो आ पाएगा? क्या पानी का बहाव उतना तेज़ रह पाएगा? नहीं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो प्रकृति की एक स्मूथ प्रणाली चलती है, क्योंकि एक डेंसिटी होती है किसी भी चीज़ की कि इतनी मात्रा के नीचे जीवन मिलता है। क्या उसके अंदर का जीवन सुरक्षित रह पाएगा? अगर नहीं रह पाएगा तो क्या वो भविष्य के काम आ पाएगा? नहीं। फिर आता है आपका जो इसके ये ग्लोबल पीस के लिए भी हानिकारक है। कैसे? वैश्विक शांति के लिए कैसे हानिकारक है? कोई भी देश अपने देश को छोड़ के, यानी कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज कम पड़ रही हैं तो हम दूसरे देशों के ऊपर जाकर आक्रमण कर रहे हैं, उनसे उनकी चीज़ों को छीन रहे हैं, तो ये वैश्विक शांति के लिए खतरा है। जैसे कि चीन और अमेरिका, आप जानते हैं कि कहीं जब आक्रमण किया जाता है तो उनकी जो संपत्ति होती है उनके ऊपर भी उन्हीं का अधिकार हो जाता है जो आक्रमण करके उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनको अगर हम जुडिशरी यानी कि तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये नुकसानदायक होगी। हमें इसके लिए कैसे बढ़ना है? सस्टेनेबल रूप में बढ़ना है, यानी कि कुछ समय का ब्रेक देके उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। फिर है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं, कौन सी कम क्वालिटी की है, कौन सी ज़्यादा क्वालिटी की है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद क्या हमारा राष्ट्र या हमारा जो क्षेत्र है वो उस रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये सभी चीज़ें देखने में ईजी जितनी लगती हैं कि इतनी आसानी से हो जाएगा, इसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे होता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब तक हम उसको तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे या उसके लिए एक तरीका नहीं बनाएंगे वो हम रिज़र्व नहीं कर पाएंगे। उसको हम तरीके से किस तरह से बचाएं और किस तरह से खर्च करें, जब तक एक पूरी प्लानिंग नहीं होगी उसको हम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।